हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने आए थे, उन्होंने धीरे धीरे पूरे इंडिया पर कैसे अपनी पावर और रूल को इस्टेब्लिश कर दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसने पूरे देश पे अपना कंट्रोल कैसे बना लिया। चैप्टर शुरू करने से पहले चलिए इसका एक फटाफट ओवरव्यू देख लेते हैं। मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रिटिशर्स आने से पहले इंडिया कैसे थी। इसमें हम औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया के आखिरी पावरफुल मुग़ल एम्परर थे। फिर हम जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो आई तो थी इंडिया से ट्रेड करने, पर उसने इंडिया के पॉलिटिक्स में इंटरफियर करके इंडियन किंग्स के साथ भिड़ गई। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना रूल एस्टैब्लिश किया। फिर हम बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बुक्सार के बारे में भी पढ़ेंगे। लास्ट में हम टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर, वॉर विथ मराठास, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और कंपनी का नया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, इंडिया बिफोर ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स आने से पहले इंडिया में बहुत से पावरफुल रूलर्स थे। उनमें से एक थे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब मुग़ल एम्पायर के लास्ट बट पावरफुल रूलर थे। वो एक बड़े टेरिटरी को रूल करते थे और उनका रूल करने का तरीका भी बड़ा सिंपल था। उन्होंने उनके टेरिटरी को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया था। इन स्टेट्स के हेड थे दीवान और इन दीवानों को औरंगज़ेब कंट्रोल करते थे। औरंगज़ेब बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, इसके लिए उनके अगेंस्ट कोई दीवान ने कभी रिवोल्ट नहीं किया। अब 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई। उनके 3 बेटे थे और वो राजा बनने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। इसके लिए दिल्ली सुल्तानेट में इंस्टेबिलिटी बढ़ गई और इतना बड़ा और पावरफुल साम्राज्य टुकड़ों में बढ़ गया। दिल्ली अब एफिशिएंट सेंटर नहीं रहा। मुग़ल साम्राज्य का पतन होना ये ब्रिटिश एम्पायर के शुरुआत का एकमेव कारण नहीं था, और भी थे। तो वो क्या कारण थे जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो हुआ कुछ ऐसे था, 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर्ड लिया। चार्टर्ड का मतलब पावर या परमिशन। इस चार्टर्ड की पावर से ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से ट्रेड करने की मोनोपोली मिल गई। मतलब इंग्लैंड से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से ट्रेड कर सकती थी। कंपनी को इंग्लैंड के बाहर इंग्लैंड के लोगों से कंपटीशन का कोई डर नहीं था। आपको पता है, इंडिया हमेशा अपने स्पाइसेस के लिए फेमस था। देश विदेश से अलग अलग लोग, अलग अलग कंपनियां इंडिया में ट्रेड करने के लिए आते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सोचा हम इंडिया से ट्रेड करेंगे, स्पाइसेस परचेस करेंगे और इंग्लैंड में जाकर बेचेंगे। पर इंग्लैंड के शिप्स अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके इंडिया में आने से पहले ही पोर्तुगीज़ इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर पहुंच गए थे। आपको तो पता है 1498 में वास्को डा गामा जो एक पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर था, उसने इंडिया में आने का सी रूट डिस्कवर कर लिया था। फिर 17th सेंचुरी में इंडिया से ट्रेड करने डच आ गए। इसका मतलब ब्रिटिश आने से पहले पोर्तुगीज़ और डच इंडिया पहुंच चुके थे। इतने कंट्रीज़ इंडिया से ट्रेड करना चाहते थे क्योंकि इंडिया फेमस था अपने फ़ाइन क्वालिटी कॉटन और सिल्क के लिए, और इंडिया के मसाले तो फेमस थे ही। इतने ज़्यादा बायर्स होने के वजह से इंडियंस जो सबसे ज़्यादा पैसे देते उन्हीं को अपने गुड्स सेल करते, तो यूरोपियन के लिए यहाँ पे गुड्स महंगे हो गए। गुड्स सस्ते मिलने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स को भगाने के अलावा यूरोपियंस के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। इसलिए उन्होंने ज़बरदस्त आइडिया लगाए, जैसे एक दूसरे के शिप्स को डुबो देना, रूट्स को ब्लॉक करना, शिप्स को आगे ही बढ़ने नहीं देना और पता नहीं क्या क्या।
अपने गुड्स को सेफ रखने के लिए यूरोपियंस को फोर्टिफिकेशन करना ज़रूरी था, मतलब अपने गुड्स की प्रोटेक्शन के लिए आर्मी रखना ज़रूरी था। पर लोकल किंग्स को अपनी जगह में किसी और की आर्मी रखना पसंद नहीं आता था, और भला आता भी क्यों। इसलिए इंडियन किंग्स और ईस्ट इंडिया कंपनी में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स आगे बढ़कर एक बड़ा मोड़ लेती है। तो क्या मोड़ लेती है, जानते हैं हमारे अगले टॉपिक में, ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेडिंग इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 को हुगली रिवर के किनारे अपने फर्स्ट फैक्ट्री का सेटअप किया। इन फैक्ट्री में जिन गुड्स को एक्सपोर्ट करना था वो रखे जाते थे और कंपनी के ऑफिसेस थे। अब ट्रेड एक्सपांड होने लगा तो कंपनी ने ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को फैक्ट्री के अगल बगल रहने के लिए पर्सुएट कर दिया और फोर्ट्स बांधना स्टार्ट कर दिया। फिर कंपनी ने 3 विलेजेस के ज़मींदारी राइट्स मिलाए। ज़मींदारी राइट्स का मतलब राइट्स टू कलेक्ट टैक्सेस। आप सोचोगे ऐसे कैसे है नवाब ऑफ बंगाल जिसने अपने ज़मींदारी राइट्स दे दिए, भला नवाब ने ऐसे किया ही क्यों। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स भी कुछ कम नहीं थे, वो मुग़ल ऑफिसर्स को भर भर के घूस देते थे। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली के सुल्तान औरंगज़ेब के पास गई और रोने लग गई कि एक तो हम यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करने आए हैं और ये फ्रेंच और पोर्तुगीज़ हम पे हमला करते हैं, हमारे शिप्स को डुबो देते हैं, और आपके नवाब हर बात में हमसे ब्राइब लेते हैं, तो हम पे कृपा कीजिए और हमारा टैक्स हटा दीजिए। औरंगज़ेब को भी लगा अरे ये तो बेचारे हैं, ऑलरेडी लॉस में है। इसलिए औरंगज़ेब ने भी एक फरमान जारी किया, कंपनी का ट्रेड ड्यूटी फ्री कर दिया। पर कंपनी के ऑफिसर्स भी बड़े चालू थे। ये फरमान तो सिर्फ कंपनी के लिए था ना, कंपनी के ऑफिशियल या उनके प्राइवेट ट्रेड के लिए तो नहीं। तो कंपनी के ऑफिसर्स उनके प्राइवेट ट्रेड के लिए भी टैक्स देने को मना कर देते थे। इसलिए बंगाल के नवाब को गुस्सा आ गया, मतलब नवाब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तो ऐसे छोटी बड़ी चीज़ों ने वॉर का रुख लिया। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते ही जा रहा था, और इसके रीजंस तो हमने देखे हैं, पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्टिफिकेशन करते थे, मतलब किलाबंदी करते थे। तो ये बंगाल के राजा को बिल्कुल पसंद नहीं था, और उनकी आर्मी और सोल्जर्स जो फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए आए थे, ये तो और भी मंजूर नहीं थे। कंपनी के ऑफिसर्स उनके प्राइवेट ट्रेड के ऊपर टैक्स नहीं देते थे और औरंगज़ेब ने दिए हुए फरमान का मिसयूज़ करते थे। इसलिए बंगाल के राजा और ब्रिटिशर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स तो बढ़ना ही था। चलिए मुर्शिद कुली खान का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बंगाल ये औरंगज़ेब के राज का हिस्सा था और मुर्शिद कुली खान बंगाल के दीवान। जब 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई तो मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब डिक्लेयर कर दिया, मतलब खुद को बंगाल का राजा डिक्लेयर कर दिया। मुर्शिद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन, जो मुर्शिद कुली खान के सन इन लॉ थे, वो नवाब बने। उनके बाद अलीवर्दी खान, जो एक मिलिट्री ऑफिसर थे, वो नवाब बने। और बाद में सिराजुद्दौला, जो अलीवर्दी खान के ग्रैंडसन थे, वो नवाब बने। इन नवाबों का और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते ही जा रहा था। नवाबों का कहना था, तुम यहाँ पे ट्रेड करने आए हो तो शांति से ट्रेड करो और अपना टैक्स दो, तुम्हें फोर्ट बांधने की या आर्मी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका आपको कोई राइट भी नहीं है। पर कंपनी इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देती थी। तो धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाते हैं और आगे जाके एक बैटल का रूप लेते हैं जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, बैटल ऑफ प्लासी।
1756 में अलीवर्दी खान गुजरने के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अब ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला के राइवल्स को नवाब बनाने की कोशिश की। अब ये भला सिराजुद्दौला को कैसे पसंद आता, तो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स से कहा, आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में दखल देना बंद करो, फोर्टिफिकेशंस करना बंद करो और चुपचाप टैक्स दो। पर ब्रिटिशर्स थे, थोड़ी मानने वाले थे। उन्होंने तो सिराजुद्दौला के वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। मुर्शिदाबाद के कासिम बाज़ार में ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री थी, तो नवाब ने 30,000 सोल्जर्स लेके ब्रिटिशर्स के फैक्ट्री पर मार्च किया। ऑफिशियल्स को कैप्चर किया, वेयरहाउस को लॉक किया, फोर्टिफिकेशन निकाल डाला, शिप्स को ब्लॉक किया और ब्रिटिशर्स के फोर्ट का कंट्रोल ले लिया। तो जैसे ही ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे प्रोविंसेस में पता चली, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में 2500 सोल्जर्स के साथ वेस्ट बंगाल के प्लासी में वॉर स्टार्ट कर दिया। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव और उनके 2500 सोल्जर्स की आर्मी और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की 30,000 सोल्जर्स की आर्मी। पर बहुत अफसोस की बात, सिराजुद्दौला की आर्मी हार गई। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास सोल्जर्स तो कम थे, पर चीटिंग वाला दिमाग ज़्यादा था। वॉर स्टार्ट होने से पहले ब्रिटिशर्स शुजाउद्दौला के कमांडर मीर जाफ़र से जा मिले और उनसे कहा कि अगर ये वॉर हम जीतते हैं तो आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। इसलिए मीर जाफ़र लालच में आकर अपने सोल्जर्स को लेके वॉर पे गए ही नहीं। एज अ रिज़ल्ट सिराजुद्दौला वॉर हार गए और मीर जाफ़र बंगाल के नवाब बने। बैटल ऑफ प्लासी इंडिया के हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लड़ाई 27 जून 1757 को लड़ी गई। ब्रिटिशर्स ने इंडियन किंग सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल जैसे रिच प्रोविंसेस में खुद की मिलिट्री पावर को एस्टैब्लिश कर दिया। अब उनके पास बंगाल का कंट्रोल आ गया। वो बंगाल में बिना किसी रोक टोक आराम से ट्रेड कर सकते थे और बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस बैटल से ब्रिटिश शासन की भारत में शुरुआत हुई और भारत का पॉलिटिकल मैप बदल गया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिराजुद्दौला का असैसिनेशन हो गया और मीर जाफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी के मेहरबानी से नवाब बनाया गया। पर उन्हें भी ब्रिटिशर्स का कारनामा पसंद नहीं आया। जब उन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो ब्रिटिशर्स ने उनके सन इन लॉ मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब मीर कासिम को भी ब्रिटिशर्स की हरकतें पसंद नहीं आती। इसके लिए ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गया और आगे जाके एक और बैटल का रूप ले लिया, जिसका नाम है बैटल ऑफ बुक्सार। इसके बारे में पढ़ेंगे हम अगले सेशन में। बैटल ऑफ बुक्सार के बाद बंगाल में ब्रिटिशर्स को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। 1765 में मीर जाफ़र गुजर गए और कंपनी ने खुद को बंगाल का दीवान डिक्लेयर कर दिया। अब उनका मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो बहुत जल्दी बहुत प्रॉफिट करने लगे, रेवेन्यू जनरेट करने लगे, फोर्ट बांधने लगे। कंपनी के पास बहुत पावर और अथॉरिटी आ गई। अब कंपनी का हर सर्वेंट खुद को नवाब समझने लगा। 1743 में रॉबर्ट क्लाइव इंडिया आए। तब वो सिर्फ 18 साल के थे। 1767 में उन्होंने इंडिया छोड़ दी। इस दौरान उन्होंने करीब करीब 4 लाख पाउंड्स का फॉर्च्यून बना लिया था, मतलब इतनी संपत्ति जमा कर ली थी, जो आज के टाइम में 100 मिलियन रुपीस से ज़्यादा है। इंटरेस्टिंगली रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बंगाल के गवर्नर बने। और मज़े की बात यह है कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर इसलिए बनाया गया ताकि वो करप्शन रोक सके। इंग्लैंड के लोगों को भी रॉबर्ट क्लाइव पर सस्पिशन था कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा पॉकेट किया है, अपनी जेब में डाला है।
ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उन पर करप्शन के चार्जेस लगे, पर रॉबर्ट क्लाइव एक्विट हो गए, मतलब बरी हो गए। और ऐसे कहते हैं 1774 में उन्होंने सुसाइड किया। वैसे भी हर ब्रिटिश ऑफिसर ने रॉबर्ट क्लाइव के जैसे फॉर्चून नहीं बनाया। हर ब्रिटिश ऑफिसर करप्ट नहीं था, पर बहुत से ऑफिसर्स साधारण बैकग्राउंड से आते थे, जो इतना ही चाहते थे कि इंडिया से लौटने के बाद ब्रिटेन में एक कंफर्टेबल लाइफ जिए। कुछ यहाँ पे डिसीज़ और वॉर के वजह से जल्दी मर गए, तो कुछ ने बहुत सारा पैसा कमाया और ब्रिटेन में एकदम नवाबों वाले स्टाइल में जिए। उन्हें नाबोब्स कहते थे, मे बी नवाब का इंग्लिश वर्जन। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, कैसे छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़े युद्ध का कारण बनी, पर अभी भी ब्रिटिशर्स के पास सिर्फ इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा था और उनका इरादा पूरे इंडिया पर रूल करने का था। ब्रिटिशर्स ने ये कैसे किया, जानेंगे हमारे अगले टॉपिक में, कंपनी रूल्स एक्सपांड। जब हम इंडिया में कंपनी का अभी तक का सफ़र देखते हैं तो हमें पता चलेगा कंपनी ने हमेशा चतुराई और चालाकी से काम लिया। वो कभी भी नए राज पर सीधा हमला नहीं करती थी। वो पहले पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तरीके से अपना प्रभाव जमाती, फिर उस स्टेट को अपने कब्ज़े में लेती। इसी टेक्निक का यूज़ करके ब्रिटिशर्स ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपने रूल को एक्सपांड किया। ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया में ट्रेडर्स बन के, तब उनके पास ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं था। फिर भी उन्होंने मीर जाफ़र को लालच देके बैटल ऑफ प्लासी जीत ली और बंगाल के दीवानी राइट्स मिला लिए। फिर बैटल ऑफ बुक्सार जीत ली। अब उनका दिल्ली और अवध पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल था। ब्रिटिशर्स अब भी ट्रेड करते थे और उनके पास दीवानी राइट्स भी थे, इसलिए उनके पास पैसों की कमी तो थी ही नहीं। वो अपने वेपन्स अपग्रेड करने लगे ताकि उनसे कोई लड़ने की हिम्मत ना कर सके। ये तो था मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। इसके अलावा ब्रिटिशर्स एक और तरीका यूज़ करते थे, वो था प्लेसमेंट ऑफ रेसिडेंट। कंपनी ने हर इंडियन स्टेट में एक रेसिडेंट अपॉइंट किया था, जो कहने को तो राजा की मदद के लिए था, पर ये रेसिडेंट सारे सीक्रेट्स ब्रिटिशर्स को पहुंचाने का काम करता था। ब्रिटिशर्स इन रेसिडेंट के माध्यम से इंडियन स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करते थे, जैसे अगला राजा कौन बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया जाएगा। कभी तो किंग्स को सब्सिडरी अलायंस साइन करने के लिए फोर्स भी करते थे। इस सब्सिडरी अलायंस के वजह से इंडियन किंग्स को अपनी फ़ौज रखना अलाउड नहीं था। ब्रिटिशर्स का कहना था कि हम हैं ना, हमारी ट्रेंड फोर्स है ना, तो हम आपको सुरक्षा देंगे, पर इन फोर्स को मेंटेन करने का पैसा इंडियन किंग्स को देना पड़ता था। पर अगर राजा पैसे दे नहीं पाता या देने से चूक जाता था तो कंपनी इन स्टेट के पार्ट को हड़प लेती थी। अब आप सोचोगे कि इंडियन किंग्स ने ये रेसिडेंट को अपने दरबार में रखा ही क्यों, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रखा ही क्यों। तो ब्रिटिशर्स इंडियन किंग्स को डराते थे, उनको अटैक करने की, उन्हें मारने की धमकी देते थे। तो इंडियन किंग्स बेचारे मरते क्या न करते, उन्हें अपने दरबार में ब्रिटिश रेसिडेंट को रखना ही पड़ा। इस सब्सिडरी अलायंस के वजह से 10 मेजर और बहुत से माइनर स्टेट्स ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आ गए। जैसे अवध और हैदराबाद के नवाब को अपने राज्य का कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। ऐसे नहीं कि इंडिया के सभी रूलर्स ब्रिटिशर्स से डरते थे, उनके रेसिडेंट या सब्सिडरी अलायंस की बात मान लेते थे। तो कुछ राजाओं ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें से एक थे टीपू सुल्तान। तो बढ़ते हैं हमारी अगली टॉपिक की ओर, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। इंडिया के सदर्न पार्ट का एक बड़ा किंगडम था जिसका नाम था मैसूर। इस मैसूर के राजा बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रूलर थे।
वो थे हैदर अली के बेटे राजा टीपू सुल्तान। मैसूर को एक मलाबार कोस्ट लाइन है जहाँ से वो गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से ही पेपर कार्डमम परचेस करती थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान को ब्रिटिश के टैक्टिक्स साफ नज़र आए, इसलिए उन्होंने पेपर, कार्डमम और सैंडलवुड का एक्सपोर्ट बंद कर दिया और अपने ट्रेडर्स से भी कहा कि ब्रिटिशर्स से ट्रेड ना करें। उन्होंने ब्रिटिशर्स को छोड़ के फ्रेंच के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। इस फैसले से ब्रिटिशर्स को बड़ा लॉस हुआ। ब्रिटिशर्स को हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत एम्बिशियस, एरोगेंट और डेंजरस रूलर लगने लगे। ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ गई कि अगर उन्हें इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो उन्हें टीपू सुल्तान से लड़ाई तो करनी ही होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की मैसूर के साथ 4 लड़ाइयाँ हुई। पहली लड़ाई 1767 और 1769 के बीच हुई। इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स हार गए और उन्हें ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करना पड़ा। दूसरी लड़ाई 1780 और 1784 के बीच हुई। इस दौरान 1782 में हैदर अली गुजर गए। इसके बावजूद टीपू सुल्तान ने टफ फाइट दी, पर यह लड़ाई में किसी की स्पेसिफिक जीत नहीं हुई। टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स दोनों एग्जॉस्ट हो गए थे, दोनों ने बहुत लॉसेस किए थे, इसलिए दोनों ने नेगोशिएट करके ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन कर ली। इस ट्रीटी में ऐसे एग्री हुआ कि ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान दोनों अपने काम से मतलब रखेंगे और एक दूसरे के मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी तो साइन कर ली, पर वो शांत बैठने वाले थोड़ी थे। उन्होंने 1790 में फिर से हमला कर दिया। अब टीपू सुल्तान के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे और उनके पिताजी का सपोर्ट भी नहीं था, इसलिए टीपू सुल्तान ये लड़ाई हार गए। उन्हें अपने राज का आधा हिस्सा, बहुत सारा पैसा और अफसोस अपने 2 बेटों को भी ब्रिटिशर्स को सरेंडर करना पड़ा। 1799 में लगभग 9 साल बाद ब्रिटिशर्स ने चौथी जंग छेड़ दी। इसमें टीपू सुल्तान अपने किंगडम और किंगडम के लोगों को बचाने की कोशिश में 4 मई 1799 को श्रीरंगपटना में शहीद हो गए। ब्रिटिशर्स ने बाकी प्रोविंसेस के जैसे ही मैसूर में अपना डायरेक्ट कंट्रोल या डायरेक्ट रूल एस्टैब्लिश नहीं किया, बल्कि एक पपेट रूलर बिठा दिया। इस पपेट रूलर के कोर्ट में अपना एक रेसिडेंट रखा और सब्सिडरी अलायंस साइन करवाया। मैसूर के विक्ट्री के बाद ब्रिटिशर्स के इरादे और बढ़ गए। अब तो वो पूरे इंडिया पे ही अपना कब्ज़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पावरफुल मराठा किंगडम पर हमला करने का प्लान कर दिया। तो उन्होंने कैसे प्लान करके मराठा किंगडम को हड़प कर लिया, जानेंगे अपने अगले सेशन में। मराठों का किंगडम बहुत बड़ा था, जो पंजाब से लेके हैदराबाद तक और कच्छ से लेके अवध तक था। मराठों का किंगडम छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। उन स्टेट्स के चीफ को सरदार बुलाते थे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले। और इन सबको पेशवा कंट्रोल करते थे, जो पुणे में रहते थे। ब्रिटिशर्स बड़े अपॉर्चुनिस्ट थे। वो सीधे हमला नहीं करते थे, वो इंतज़ार करते थे सही समय आने का और सही मौका मिलने का। अब जैसे ही मराठों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गए कि नए पेशवा कौन बनेंगे, तो ब्रिटिशर्स को मौका नज़र आया और उन्होंने हमला कर दिया। ब्रिटिशर्स और मराठों के बीच 3 वॉर हुए, जिन्हें एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं। पहला वॉर 1775 और 1782 के बीच हुआ। ब्रिटिशर्स और मराठा दोनों ही बहुत पावरफुल थे, कोई हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार 1782 में दोनों ने एक ट्रीटी साइन कर ली, जिसमें डिसाइड कर लिया कि अगले 20 साल तक दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे।
अगले 20 साल में ब्रिटिशर्स मजबूत होते गए और उन्होंने वॉर की जम के तैयारी की। और इस तरफ मराठों के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एग्जैक्टली 20 साल बाद 1803 में ब्रिटिशर्स ने मराठों पर जंग छेड़ दी। ये वॉर 1805 तक चला और मराठों का बहुत लॉस हो गया। उन्हें दिल्ली, गुजरात और उसके आसपास की टेरिटरी ब्रिटिश को देनी पड़ी। 1817 और 1819 के बीच एंग्लो मराठा का तीसरा वॉर हुआ। इसमें मराठा बहुत बुरी तरह से हार गए। इसमें ब्रिटिशर्स ने पेशवा बाजीराव II को 8 लाख रुपीस का एनुअल पेंशन दिया और बिथूर भेज दिया, जो आज कानपुर में है। अब आप सोचोगे कि ब्रिटिशर्स ने पेशवा को इतना पेंशन क्यों दिया और मार क्यों नहीं डाला। एक्चुअली अगर पेशवा को मार देते तो बाकी के मराठास रिवोल्ट करते, फिर उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी तक हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत से स्ट्रैटेजीज़ अपनाए, जैसे डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, अपने रेसिडेंट को राजा के दरबार में रखना, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जिसमें राजा को खुद की आर्मी रखने की परमिशन नहीं थी। ब्रिटिशर्स आर्मी प्रोवाइड करते थे और इसके बदले में राजा को बहुत सारा पैसा देना पड़ता था। लॉर्ड हेस्टिंग, जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे, वो सच्ची में खुद को लॉर्ड समझते थे। लॉर्ड मतलब भगवान समझते थे। इसलिए उन्होंने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। तो समझेंगे इस पॉलिसी के बारे में अपने अगले सेशन में। इंडिया में अपना टेरिटोरियल एक्सपांशन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत स्ट्रैटेजीज यूज़ किए। उनमें से एक थी क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी। पैरामाउंट का मतलब सुप्रीम, हैविंग द हाईएस्ट रैंक, सबसे ऊपर। ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि इंडियन स्टेट्स और इंडियन किंग्स ब्रिटिशर्स के सबॉर्डिनेट है। इसलिए ब्रिटिशर्स को इंडियन स्टेट्स के अंदरूनी मामले में इंटरफियर करने का राइट है और इंडियन टेरिटरी पे राज करने का भी राइट है। इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपांशन चालू रखा। इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। कितूर एक प्रिंसली स्टेट था और वहाँ की रानी चिन्नम्मा। उनके पति गुजरने के बाद उन्होंने बेटे को एडॉप्ट किया, पर ब्रिटिशर्स ने उसे वारिस मानने से मना कर दिया और कितूर राज्य लेने की कोशिश की। रानी चिन्नम्मा ने ब्रिटिशर्स से बहुत पावरफुल फाइट की। आखिर 1824 में रानी को कैप्चर किया गया और 1829 में उनकी मौत हो गई। रानी चिन्नम्मा के मौत के बाद भी उनका ये मूवमेंट चालू रहा। रयन्ना नाम का एक गरीब चौकीदार था। उसने गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ करके ब्रिटिशर्स से लड़ाई चालू रखी। आखिरकार ब्रिटिशर्स ने रयन्ना को कैप्चर कर लिया और 1830 में फांसी दे दी। इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स ने पंजाब हड़पने की कोशिश की। तब महाराजा रंजीत सिंह पंजाब को रूल करते थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स को पंजाब में घुसने तक नहीं दिया। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत हो गई और ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया। ब्रिटिशर्स के पंजाब के साथ 2 वॉर हुए। इन्हें एंग्लो सिख वॉर कहते हैं। सेकेंड वॉर में ब्रिटिशर्स ने सिख फोर्सेस को हराया और पंजाब को एनेक्स कर लिया। 1848 और 1856 के बीच लॉर्ड डलहौसी इंडिया के गवर्नर जनरल बने। उन्होंने इंडिया में नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी राजा की मौत हो जाती है और उनके बाद उनके किंगडम को संभालने वाला कोई बेटा नहीं है, तो उस किंगडम पर कंपनी का हक होता था। इस पॉलिसी के वजह से ब्रिटिशर्स ने कई किंगडम को एनेक्स किया, जैसे सातारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, तंजौरे, आरकोट और अवध।
इस डॉक्ट्रिन से पहले पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट के तहत कित्तौर को एनेक्स किया गया था। झांसी के रानी की स्टोरी तो हम सबको पता है। रानी लक्ष्मीबाई एक फियरलेस वॉरियर थी। उनके पति महाराजा गंगाधर राव के मृत्यु के बाद उन्होंने बेटे को अडॉप्ट किया, पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे लीगल हायर मानने से रिफ्यूज़ कर दिया। फिर रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिशर्स के बीच युद्ध हुआ और ब्रिटिशर्स ने रानी लक्ष्मीबाई को बहुत बेरहमी से मार डाला। अवध के एनेक्स्चर की स्टोरी सुन के तो आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाएगा। अवध के राजा तो जिंदा थे। ब्रिटिशर्स ने अवध के राजा नवाब वजीद अली शाह पे मिसगवर्नेंस और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस लगाए, अवध के राजा को पेंशन दिया और हटा दिया। अभी तक हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे पर होशियारी से अपने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। एक्चुअली सोचने वाली बात तो ये है, ब्रिटिशर्स जिन्हें हमारी लैंग्वेज तक ठीक से नहीं आती थी, तो उन्होंने अपने इतने वास्ट कंट्री पे कैसे कंट्रोल किया, अपना रूल कैसे किया। तो जानते हैं इसके बारे में अपने अगले टॉपिक में, सेटिंग ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। जब ब्रिटिश की टेरिटरी बढ़ने लगी तो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल के टेरिटरीज़ को 3 प्रेसिडेंसी में डिवाइड किया, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ईच प्रेसिडेंसी को रूल करते थे गवर्नर, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। और इन प्रेसिडेंसी के सुप्रीम हेड थे गवर्नर जनरल, जैसे वैरन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिशर्स के नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने जुडिशरी में भी बहुत से चेंजेस लाए। 1772 में नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 टाइप के कोर्ट्स थे, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट का मतलब फौजदारी अदालत। इस कोर्ट में क्राइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर फैसला दिया जाता था। सिविल कोर्ट मतलब दीवानी कोर्ट। यहाँ पे क्रिमिनल लॉज को छोड़ के दूसरे लॉ के तहत सुनवाई होती थी और फैसला दिया जाता था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट या रेंट के बारे में केसेस हो। सिविल लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए मौलवीज और हिंदू पंडित्स थे। क्रिमिनल कोर्ट को असिस्ट करने के लिए काजी और मुफ्ती थे। ये दोनों कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सुपरविजन में काम करते थे। पर बड़ा प्रॉब्लम तो ये था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमेशा ब्रिटिश ऑफिसर ही था। उन्हें इंडियन कल्चर की कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए जो पंडित और मौलवी कहते वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फैसला सुनाते। एक्चुअली हमारे धर्मशास्त्र बहुत कॉम्प्लेक्स है, इन्हें समझना आसान नहीं है। इसलिए 1775 में ब्रिटिशर्स ने 11 पंडित को एक साथ बिठाया और धर्मशास्त्र की एक कंपाइल्ड समरी बनाई। वैसे ही 1778 में मुस्लिम लॉ के भी सभी कंपाइलेशंस बनाए गए। फाइनली एक ब्रिटिश ऑफिसर N.B. हेलेड ने उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया, जिसे सरदार निज़ामत अदालत कहते थे। ये एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था। अभी तक हमने ब्रिटिशर्स के अलग अलग पॉलिसीज़, स्ट्रेटजीज़ और वॉर के बारे में पढ़ा, पर इंडिया को जीतने में सबसे बड़ा रोल था आर्मी का। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, द कंपनी आर्मी। मुग़ल सल्तनत में 2 टाइप की आर्मी थी। कैवलरी मतलब आर्मी का वो दल जो घोड़े पे बैठ के वॉर करता था, और दूसरी इन्फेंट्री जिसमें सैनिक पैदल वॉर करते थे। उस समय कैवलरी मतलब घुड़सवार वाली आर्मी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि हाई स्पीड में घोड़े पे सवार होके ही आया जा सकता था। इसलिए इंडियन किंग्स को लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी लोकल ज़मींदार इंडियन किंग्स को पैदल सोल्जर सप्लाई करते थे। 1820 के समय में वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया।
तलवार और भाले के जगह मस्केट्स और मैच लॉक्स आ गए। मस्केट्स मतलब हेवी गन, मैच लॉक मतलब ऐसे गन्स जिसके अंदर बारूद था पर उन्हें मैच बॉक्स से इग्नाइट किया जाता था। ये टाइप के गन्स इन्फेंट्री यूज़ करती थी, मतलब पैदल सैनिक यूज़ करते थे। इसलिए ब्रिटिश आर्मी अब इन्फेंट्री रेजिमेंट को ज़्यादा भर्ती करती थी। इसके साथ साथ ब्रिटिश आर्मी में अब यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर आ गया। अब सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें बिल्कुल प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह ड्रिल और डिसिप्लिन सिखाया जाता था। ब्रिटिश आर्मी में ज़्यादातर सैनिक इंडियंस थे। आर्मी ज्वाइन करने से पहले उनकी खेती थी, ज़मीन थी। ब्रिटिश पॉलिटिक्स के वजह से उन्हें उनकी खेती बेचनी पड़ी और वो लैंडलेस हो गए, इसलिए आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। इंडियन सोल्जर्स को लो वेजेस देते थे, उन्हें सूबेदार के ऊपर का रैंक नहीं दिया जाता था। ये और बहुत सारी वजह से ब्रिटिश आर्मी में अनरेस्ट हो गया। इसलिए ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सोल्जर्स ने प्रोटेस्ट किया। वो कैसे, जानेंगे अपने अगले चैप्टर में।